एक पीढ़ी दर पीढ़ी जयपुर को बदलते हुए और आगे बढ़ते हुए मेरे परिवार ने देखा कैसे जयपुर शहर को विकास की ओर लेकर के जाया जा सकता है। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इस राजनीति में? महिला नहीं पुरुष होती तो इस तरह की टिप्पणियां जो है वो नहीं की जाती। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में एक रक्त यूनिट से लगभग 5 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। मैम, बीजेपी कांग्रेस में आपके आइडियल नेता कौन से हैं? नमस्कार, मैं हूँ रामावतार शर्मा, यूथ ऑब्जर्वर न्यूज चैनल से। हमारे साथ में है ज्योति जी खंडेलवाल, पूर्व महापौर। मैम, यूथ ऑब्जर्वर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आपने राजनीतिक जीवन में ये राजनीति में कब से और कहां से और कौन सी पार्टी से जीवन में शुरुआत की राजनीति की? 2004 में मैंने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो की। 2004 में मुझे पार्षद बनने का मौका मिला और उसके बाद मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि 2009 में जो सीधे निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी, जिसमें जयपुर शहर ने अपने मेयर के लिए वोट किया, पार्षदों से चुन कर के नहीं बल्कि सीधे जनता ने चुन कर के वोट किया। उस चुनाव में मुझे जनता के असीम स्नेह और असीम प्यार मिला और जिसकी वजह से मुझे मेयर के रूप में, जयपुर शहर के मेयर के रूप में काम करने का अवसर मिला। और मुझे ये लगता भी है कि सीधे निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जो मुझे काम करने का अवसर मिला, तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं जयपुर की जनताओं की अपेक्षाओं पर खरी उतरूं और एक यूथ होने के नाते जो कुछ सिस्टम में, नगर निगम की कार्य प्रणाली में जो बदलाव जनता देखना चाहती है, क्योंकि उसके पहले ऐसा लगता था कि नगर निगम जो है वो निष्क्रिय सा रहता है या कहीं ना कहीं करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने ये प्रयास किया कि उसकी इस कार्य प्रणाली में, उसकी इस छवि में कुछ बदलाव जो है वो आए और उसका मैंने जो है वो पूरा प्रयास किया और मुझे खुशी है कि उसमें मुझे जनता का साथ भी मिला और मैं कुछ हद तक सफल भी हो पाई। आपने महापौर के पद पर रहते हुए ऐसे कौन से जन कल्याण के कार्य किए जिससे जनता आपसे सीधा जुड़ाव रखी जनता ने? देखिए, सबसे पहली बात तो कि चूंकि मैं जयपुर के परकोटे में रहती हूँ, मैं जिस परिवार से हूँ, जहाँ मेरा विवाह हुआ है, वो परिवार लगभग 200-250 सालों से जयपुर में ही रहता है जी। और एक पीढ़ी दर पीढ़ी जयपुर को बदलते हुए और आगे बढ़ते हुए मेरे परिवार ने देखा। तो हम कह सकते हैं कि जयपुर की पहचान भी उसके हेरिटेज की वजह से ही है। तो यहाँ पर रहने की वजह से मुझे जयपुर से के हेरिटेज से इसके बारे में पूरी जानकारी कि कैसे इसमें बदलाव हुआ या क्या चेंजेस हुए जिससे नुकसान हुआ या कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो चूँकि मैं कहूँ शायद मैं मेरी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जानकारी के अनुसार कि जयपुर शहर को परकोटे के क्षेत्र से पहली बार कोई मेयर जो है वो मिला था। तो मेरा एक ये विज़न भी था कि जयपुर के हेरिटेज को बचाते हुए, उसको और सुंदर बनाते हुए कैसे जयपुर शहर को विकास की ओर लेकर के जाया जा सकता है, उसका मुझे प्रयास करना चाहिए। और मैंने इसी विज़न के साथ जो है वो अपना काम शुरू भी किया। और आपने देखा होगा उस समय कि ऑपरेशन जो पिंक परकोटा जो हमने चलाया था, तो उसमें जो बड़ी चौपड़ के जो खंदे थे या जो अतिक्रमण की वजह से जो लगातार हेरिटेज को नुकसान पहुंच रहा था, अवैध निर्माण जहां सुप्रीम कोर्ट की रोक है कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बन रहे हैं, उस समय आपने देखा होगा कि काफ़ी चेंजेस जो हैं वो आए। इसी के साथ साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, ये जो फसाड वर्क का काम है ये मेरे समय पर शुरू हुआ। चौड़ा रास्ता में जो बहुत पुराने नाले थे जो लगभग 200 साल पुराने हो गए थे, उनके रिनोवेशन का काम शुरू हुआ। बावड़ियों के संरक्षण का काम शुरू हुआ। मावठे में पानी लेकर के आने का काम शुरू, तो बहुत सारे ऐसे काम जो हैं वो शुरू हुए। और इसी के साथ साथ मैं, जैसा आपने कहा रामोतार जी, कि जनता से जुड़ाव, जनता अपने से जुड़ाव महसूस कर सके, उसके लिए जो कंप्लेंट सेल था मेरे ऑफिस का वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी शिकायत नगर निगम से संबंधित उसमें दर्ज करवाता था तो उसे उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता था।
और काम होने के बाद भी उसके पास मैसेज जाता था कि क्या आपका काम हो गया है जी। या नहीं हुआ है, या आपका काम नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, या आप उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो जनता को लगता था कि हाँ, हम मेयर को शिकायत कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स जो है वो हमको मिल रहा है। और चूंकि नगर निगम 24/7 की एक संस्था है, अच्छा। जहाँ पर आप सुबह सफाई से लेकर के रात को लाइट तक, जन्म से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र तक, पट्टे से लेकर के और अपने मकान बनाने तक, इन सब चीज़ों को लेकर के नगर निगम काम करता है। जी। तो एक सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ ये डिपार्टमेंट मैं यूँ कहूँगी कि है। तो ऐसे में मतलब कभी भी किसी व्यक्ति को इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं लोगों के लिए सुलभता से उनसे संवाद स्थापित कर सकूं। इसके लिए मुझे चाहे लोगों ने अपनी कॉलोनी में बुलाया तब मैं वहाँ गई, या वो अगर कभी मेरे पास आए तो उनको लगा कि नहीं, वो हमारी मेयर से आसानी से मिल सकते हैं और अपनी बात जो हम कहना चाहते हैं उसका एक रिस्पॉन्स जो है वो हमको मिलता है। तो मुझे लगता है यही एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा काम होता है, जो जहाँ आप जनता से सीधे संपर्क रख सको। तो मैंने वो प्रयास किया और मुझे खुशी है इस बात को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में, या लोगों तक पहुंचाने में, या कोई यूथ, जैसा आप देखते हैं कि यूथ अगर आगे आना चाहता है तो किस तरह से आगे आना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे कंप्लेन सेल में, मेरे ऑफिस के जो कंप्लेन सेल, जो घर पर मैंने जो कंप्लेन सेल बना रखा था, वहाँ पे आई हुई 100% शिकायतों का निवारण जो है वो हुआ है। तो ये एक मुझे लगता है कि जनता से संपर्क स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका जनप्रतिनिधि का हो सकता है। तो अगर यूथ भी अगर चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में आगे आना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जनता से संपर्क ज़रूर स्थापित करें, क्योंकि वही लोकतंत्र में वही सबसे ज़रूरी जो है वो चीज़ है। मैम, 2004 से आप लंबी पारी चल रही है, 20 साल हो गए आपको राजनीति में। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इस राजनीति में? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये मानती हूँ कि एक तो चूंकि जब मैंने मेयर का चुनाव लड़ा तो जो बोर्ड में जो मेजोरिटी थी वो अगेंस्ट पार्टी की, दूसरी पार्टी की थी। तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी दिक्कत आती है कि कैसे मैनेज करें। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर सबको साथ लेकर के अगर चला जाए तो किया जा सकता है। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि मेरे समय पे सर्वसम्मति से समितियां बनी, तो क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की रजामंदी थी। तो इस तरह के निर्णय लेने का मैंने प्रयास किया जहाँ पर सबकी रजामंदी हो सके, सबकी सहमति हो सके। दूसरी जो मुझे जो लगता है कि विषम परिस्थिति की अगर मैं बात करती हूँ, कि जब आप करप्शन के अगेंस्ट, आप किसी संस्था के बाहर रह करके करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हो, वो आसान होता है क्योंकि आपको बाहर से बोलना है या शिकायत करनी है और वो काम उसको आगे लेकर के जाना है। लेकिन जब अगर आप उसी संस्था में रहते हुए अगर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हो, तो न केवल आपको उस संस्था के हेड होने के नाते न केवल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ना होने दो, उसके अगर आप शिकायत करते हो तो आपको उसी टीम से आप जनता को ये नहीं कह सकते कि मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही हूँ इसलिए आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको उसी टीम से काम भी करवाने हैं। आपको काम भी चाहिए क्योंकि जनता को काम चाहिए। उसको लगता है कि मैं जाऊं तो मेरे समस्या का समाधान होना चाहिए। तो एक संस्था के में रहते हुए और फिर करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना जो है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में मैंने ये प्रयास किया कि इस तरह की जो है इस चीज़ को एक सिस्टम बना करके कैसे कम किया जा सकता है। और इसके लिए मैंने राउंड टेबल मीटिंग्स शुरू की, जिसमें किसी भी विंग के नीचे के अधिकारी से लेकर के, या इंजीनियर, अगर इंजीनियरिंग विंग है तो जेईएन से लेकर के और सीओ तक एक ही, या प्लानिंग से रिलेटेड है तो टाउन प्लानर से लेकर के सीओ तक एक ही टेबल पर बैठे और उसी टेबल पर निर्णय ले फाइल्स के कि इस फाइल में ये सब सही है या ये फाइल गलत है और ये नहीं हो सकती। तो जो एक पेंडेंसी होती है, डिले करने की वो होते हैं, फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं करप्शन आता है। तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से दूर किया जा सके। तो ये इस तरह का एक बहुत चुनौतीपूर्ण बड़ा काम था जो मैंने किया। और तीसरा मुझे लगता है कि
एक महिला होने के नाते भी कभी कभी आपको राजनीति में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और तब मतलब कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं बोर्ड मीटिंग्स होती थी तो शायद लगता था कि ये महिला है, ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पाएगी। और उसके लिए फिर कई बार इस तरह का माहौल भी बनाया जाता है, जैसे जैसे कहते हैं हंगामा, हुल्लड़, या कई बार तो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो की जाती है, जो आपके मनोबल को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं महिला होती तो शायद इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं, महिला नहीं पुरुष होती तो इस तरह की टिप्पणियाँ जो हैं वो नहीं की जाती। तो या कई बार काम करते वक्त ऐसा महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी होती है, और परिवार के साथ सामंजस्य बिठा करके भी काम करना होता है, क्योंकि आपकी वो जिम्मेदारियां भी जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। मेरे लिए एक बहुत, मैं कहूँगी कि सौभाग्य की बात है या खुशी की बात है कि मेरे परिवार का बहुत साथ और सहयोग मुझे जो है इसमें मिला, चाहे वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कहूँ, चाहे मेरे जीवन साथी के लिए कहूँ, और चाहे मेरे बच्चों के बारे में कहूँ, तो उसका एक अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। तो इससे मुझे काम करने में जो है वो आसानी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इस वजह से, ये कारण से कुछ चीज़ें जो है मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई थी। मैम आप 2004 में पार्षद के रूप में चुनी गई, फिर 2009 में आप मेयर के रूप में चुनी गई कांग्रेस पार्टी से, फिर आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा 2019 के अंदर। तो इतना लंबा आपने कांग्रेस के साथ में आपने काम किया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2023 में आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और आपने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की? देखिए, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि कई बार आप समय के साथ जब आप काम करने लगते हो और जब आप आगे बढ़ते हो तो कुछ चीज़ें समय के साथ आपको दिखती हैं, महसूस होती हैं, और उनका आपके उस पर, आपकी सोच पर प्रभाव भी पड़ता है। तो अगर हमने देखा कि मोदी जी की वर्किंग एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में, सशक्त नेता के रूप में अपनी काम को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना, ये उनकी कार्यशैली की एक बहुत बड़ी खासियत रही। तो मुझे लगा कि जब आप ऐसे कुशल नेतृत्व में काम करते हो तो शायद आप जो चाहते हो, जो आपके अंदर भी एक जज्बा होता है कि आप चाहते हो कि मैं जनता के लिए और बेहतर ढंग से काम कर सकूं, वो और बेहतर ढंग से कर पाते हो। तो मुझे लगता है कि ये समय के साथ कई बार कुछ चीज़ों का या कुछ बातों का या समय के साथ जैसे हम आगे देखते हैं, उन सब चीज़ों का भी आपके कार्य प्रणाली पर, आपके कार्य पर और आपकी सोच पर प्रभाव पड़ता है, और इसी का ये परिणाम है। हाल ही में जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो हिंदुस्तान की सेना को सलाम कहना चाहते हैं, और जिस तरीके से यूँ कहें कि आतंकियों ने जो घटनाक्रम पहलगाम में हुआ वो बहुत निंदनीय था, कि आप उसके परिवारजनों के सामने धर्म पूछ करके, बोल करके, या उनसे उनके सामने करके, और जिस तरीके वो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी बहुत झकझोर देने वाला था। और ये इस तरह की घटनाएं कोई धर्म ही नहीं, बल्कि हम यूँ कहें कि इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा थी कि आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसे में फिर हिंदुस्तान की सेना ने जो अंदर जाकर के पाकिस्तान के और जो हमले किए, जो उनके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, वो निश्चित रूप से हमारी सेना के जज्बे को, या उनके जो और नापाक इरादे थे उनको नाकाम किया। वो हमारे डिफेंस सिस्टम को जो है वो पूरी तरीके से यूँ कहते हैं कि दुनिया को दिखाया हमने कि हम मजबूती से वार भी कर सकते हैं और अपना डिफेंस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ना केवल ये, बल्कि कूटनीतिक रूप में भी जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, और कूटनीतिक तरीके से भी हमने जो अपने आगे बढ़ाए अपने कदम, और पूरे विश्व में संदेश भी दिया कि हम जो है वो शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर
हमारे ऊपर अगर कोई बुरी नज़र डालेगा तो उसका जवाब देना भी हम पूरी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सैनिकों की, हमारी सेना के अधिकारियों की, उनकी सूझबूझ, उनकी सोच और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति से और उनकी वीरता से, उनके साहस से जो है हम ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। मैम, अभी आप ऐसा कौन से सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य कर रहे हैं जिससे जनता आपसे सीधी जुड़ती है और जुड़ी रहे, मतलब ऐसा कौन सा कार्य? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की, तो कि मैं यूँ कहना चाहूँगी आपको कि लगभग 25 सालों से, लगभग नहीं बल्कि 25 सालों से जी। शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप जो है ट्रस्ट आयोजित करता है, और मेरे पति शरद खंडेलवाल ट्रस्टी हैं उसके, और हम लगातार सपरिवार, मैं उनके साथ भी और मेरे बच्चों के साथ भी लगातार 25 सालों से ब्लड डोनेट भी कर रही हूँ। तो एक एक ऐसी मुहिम जहाँ, जो हम जानते हैं कि रक्त कभी किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता है, और किसी एक रक्त यूनिट से लगभग 5 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। तो उस मुहिम के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और आज लगता भी है कि जो 25 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, क्योंकि आज की परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन, 25 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो तब इतना आसान नहीं था कि रक्तदाताओं को आप मोटिवेट करें और बाहर निकाल के लाएं और वो रक्तदान करें। तब बल्कि घर पहुंचते थे तो उनको डांट पड़ती थी। लेकिन आज परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है, और मुझे लगता है इन सब कैंप्स के माध्यम से, या आप आगे बढ़ कर के इस तरह की मुहिम में भाग लेते हो तो इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। इसी के साथ साथ लगातार प्रतिवर्ष जो है गलता से और बाबा ऋषभ में डबल शंकर महादेव मंदिर है, वहाँ से कलश कावड़ यात्रा का आयोजन जो है हम लगातार कर रहे हैं, और लगभग 21 वर्षों से इसका भी आयोजन लगातार हो रहा है। तो जयपुर को जो एक छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, धार्मिक नगरी के रूप में भी उसको जाना जाता है, तो उसके हम यूँ कहें कि वो शायद जयपुर शहर की एक विरासत ही है, जिसे हमने आगे लेकर के जाके, और लगातार लगभग 1100 महिलाओं के साथ ये कलश और कावड़ यात्रा जो है वो जयपुर में अपनी अलग पहचान रखती है, और लोगों का इसमें बहुत अच्छा जुड़ाव जो है वो देखने को मिलता है। और ना केवल मैं यूँ कहूँगी कि केवल एक धर्म का, बल्कि सभी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, जयपुर जो अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है, उन सब का साथ और सहयोग इस तरह के कार्यक्रमों में जो मिलता है। इसी के साथ साथ आपने सर्दियों में जयपुर के पोष बड़ों की महक को भी हमेशा देखा होगा, और ये महक जयपुर शहर की एक अलग पहचान है, और शायद कहीं और इस तरीके से होती भी नहीं है। तो उस पोष बड़े की इस पहचान को जनता के साथ जुड़ करके एक बड़े लेवल पर जो है पोष बड़े का आयोजन, जो कि हम यूँ कहें कि बिल्कुल भगवान के उस कार्यक्रम, जैसे हमारे घर में विवाह होता है और हम बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उस कार्यक्रम को करते हैं, उसी तरीके से पोष बड़े का ये कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें सभी, मैं फिर कहूँगी, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, पार्टी विशेष के लोग या कोई भी वर्ग विशेष के लोग, सब कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, और सब लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, आते हैं, व्यवस्थाएं भी संभालते हैं और प्रसादी ग्रहण भी करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से मेरा ये लगातार रहता है। बाकी इसके अतिरिक्त तो जयपुर शहर जो है वो वैसे भी उत्सवों का शहर है, और यहाँ पर कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि जयपुर शहर के इस तरह के कार्यक्रमों में अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग यूँ कहें कि महिला ग्रुप्स के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो अटेंड करने का मौका मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कंज्यूमर एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी के माध्यम से, जहाँ कंज्यूमर्स के अधिकारों को लेकर के भी कैसे लोगों को सावचेत किया जा सके, और जिससे वो ठगी से बच सकें या अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठा सके, उस दिशा में भी लगातार जो है मेरा ये प्रयास रहता है कि लोगों को जागरूक करने का ये काम जो है वो किया जा सके। तो इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम जयपुर शहर की पहचान भी है, और मुझे भी लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता रहता है। मैम, हमारा चैनल यूथ ऑब्जर्व युवाओं के लिए काम करते हैं, और राजनीति में युवाओं के भविष्य के बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में युवा कैसे कुछ सीखें, कैसे आए राजनीति में?
देखिए मुझे लगता है कि राजनीति के लिए कोई स्पेशली कोई राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मुझे लगता है बहुत सीधे साधे तरीके से अगर आप जनता के सुख और दुख में उनके साथ खड़े हो, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप जब वो याद करेंगे तब आप उनके लिए खड़े रहोगे, या यूँ कहें कि एक संवाद आपका हमेशा उनके बीच में बना रहता है। तो वहीं से ही शायद अपने आप राजनीति की शुरुआत जो है वो हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा देश सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, और वहाँ पर लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, और जनता की ताकत से ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो निश्चित रूप से उनके बीच में रहना, उनके साथ रहना और उनके हित की बात को मजबूती से कहना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार हम कहते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने देना नहीं। जब आप गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं तो उस चीज़ का ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। तो किसी भी जनहित की बात को लेकर के अगर आप मजबूती से अपनी बात को आगे रखते हैं तो उससे वही सीधा तरीका होता है राजनीति की शुरुआत करने का। और चूँकि यूथ है तो ऐसा लगना चाहिए कि आप परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, या और हम मानते भी हैं कि युवा धारा के विपरीत चल करके जो है वो बदलाव ला सकता है। तो वो जो भाव है वो आपका दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही सबसे एक शुरुआत करने का या आगे बढ़ने का एक तरीका जो है वो हो सकता है। मैम, बीजेपी कांग्रेस में आपके आइडियल नेता कौन से हैं, कुछ जिनसे कुछ प्रेरणा मिले, सीख सके, मतलब आज के ज़माने में इस राजनीति के इस दौर में? देखिए जब हम बात करते हैं कि राजनीति के रूप में सीखने की, तो आप जब अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग लेवल पर हिस्ट्री से लेकर के और वर्तमान तक देखने को मिलती है। और वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व दिखाई देता है, उनकी सूझबूझ, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके अगर काम करने के लिए जो एक डेडिकेशन, एक समर्पण जो है वो दिखाई देता है। तो आपको, मुझे लगता है कि वो सीखने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर हम शुरू से अगर हम देखते आए तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स जो है वो नज़र आते हैं, जहाँ से आपको लगता है कहीं ना, मुझे लगता है किसी एक को ही राजनीति में अपना आइडियल बना लेना इतना आसान काम नहीं होता कि आप उसको बना सकें। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी के रूप में एक कुशल नेता जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यूथ ऑब्जर्व चैनल में विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।